हम 5 रुपए और कम कर देते हैं, 5 रुपए और कम कर दिए, जबकि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में 6 रुपए ज्यादा रेट थे, हमारे यहाँ 5 रुपए कम हुए। फिर कहा कि मुफ्त में बस यात्राएं महिलाओं को कर देते, उन्होंने वो भी किया, 200 संस्थान खोल दिए। हमें फैसला लेना था। मैं आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। मैं गांव का दर्द भी जानता हूं, कर्मचारी की पीड़ा को भी जानता हूं। जब कोई आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना है और अपने राजनीतिक जीवन के 35 से 40 साल वो राजनीति में देता है, 20 साल पहले मैं एमएलए बन चुका था, मैं कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, मुझे फैसला करना था। मैंने फैसला किया कि आम आदमी पर कोई बोझ ना पड़े, गरीब पर कोई बोझ ना पड़े, और हमने फैसले लेने शुरू किए। और 1 महीने बाद मैंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मेरे पहले भाषण से आप पिछले जो सोशल मीडिया के लोग होंगे वो देख ले, मैंने कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, सत्ता सुख में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं आए हैं। मैं 10 से 5 ऑफिस में बैठ के पूरा दिन व्यतीत कर दिया, उन लोगों की सेवा में कुछ नहीं की। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए और हमने उस व्यवस्था को परिवर्तन करना शुरू किया। प्रदेश में इतिहास की सबसे भयंकर आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश की जनता ने किया। मैंने तहसीलदार की मीटिंग ली, डीसी की मीटिंग ली। मैंने कहा ये इंतकाल क्यों नहीं हो रहे हैं? आम आदमी गांव के किसान को अपना जमीन का इंतकाल करवाना है, अपनी डिमार्केशन करवानी है, अपनी पार्टीशन करवानी है, और मैंने उन्हें सख्त हिदायत दी और 2,70,000 इंतकाल उन परिवारों के हुए जो परिवारों पटवारी के पीछे घुमा करता था। हमारे नियम से पटवारी उन परिवारों के पीछे घूमे। सरकारी कर्मचारी हमेशा मांग करते रहे कि हमारा बुढ़ापे में हमें भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं भी एक कर्मचारी और किसान का बेटा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था। लेकिन अगर हमें राजनीतिक लाभ उठाना होता तो हम सरकारी कर्मचारियों को जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है वो 2027 में दे सकते थे, लेकिन हमने राजनीतिक लाभ के लिए उन सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम पहले ही कैबिनेट में दी। ऐसे परिवार थे जिनको सिर्फ 3,000 रुपया पे मिलती थी, बेटे छोड़कर जा रहे थे। जब पता लगा कि हमारे बुजुर्ग को 30,000 रुपया पे मिलती है तो कुछ ना कुछ उन बुजुर्गों की सेवा के लिए बेटे वापिस भी आए। केंद्र सरकार ने क्या किया? जो सरकारी कर्मचारियों का ईपीएफ का अंशदान था और राज्य सरकार के जो अंशदान था, उस 9,000 करोड़ पर आज भी कुंडली मारकर केंद्र सरकार बैठी हुई है। वो पैसा हमारा है, सरकारी कर्मचारियों का, सरकार का है। सरकार क्या है? सरकार आप है, आपकी संपदा का है। हम तो सिर्फ नाम को बदल डाला। मैंने कहा कि गांव में कोई व्यक्ति अगर खेत में काम करता तो उसके घर में पशु भी होता है। मेरी माताजी आज भी गांव में खेती करती है तो पशु नहीं रखती, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गई है। सोचते थे कि उनके बेटे आएंगे, जमीन बांटेंगे, लेकिन समय नहीं लगता। माँ बाप का समय होता है ना, बुजुर्ग बोलते हैं कि आओ अपनी जमीन जायदाद देख लो, बुजुर्गों के समय की जमीनें हैं। तो माँ बाप जो कृषि से जुड़ा लोग होते हैं तो अपनी जमीन बहुत प्यारी होती है। तो उनके हाथ में पैसा कैसे पहुंचे? हमने अपनी योजना लाई। जो दूध 32 रुपए लीटर बिकता था, कभी 1 रुपया बढ़ा दिया जाता था, 2 रुपया बढ़ा दिया जाता था, हमने उसमें 15 रुपए की बढ़ोतरी की। आज गाय का दूध सरकार द्वारा 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जा रहा है और भैंस का दूध 15 रुपए 55 रुपए लीटर के हिसाब से अभी खरीदा जा रहा है। जो भी गोबर से मक्खी पैदा करेगा,
कोई यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, उससे सरकार 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। मक्की भी 40 रुपए किलो सरकार खरीद रही है, आपके हाथ में पैसा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी जी की सोच थी। अब मनरेगा में कभी कोई मेरे पास मांग लेकर नहीं आया, मक्की का मूल्य बढ़ाने के लिए कोई मांग लेकर नहीं आया, भैंस और गाय के दूध का मूल्य बढ़ाने के लिए कोई मांग लेकर नहीं आया। मांग लेकर वो तो सरकारी कर्मचारी आते हैं, हड़ताल करते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा करो, या कोई और युवा वर्ग आता है कि हमारी इस मांग को पूरा करो। ये सिर्फ इसलिए मैं जानता हूं कि जो आम परिवार से, कृषि परिवार से निकल कर आता है, उसे गांव के किसान का भी दर्द पता होता है, गांव के आम आदमी की पीड़ा भी पता होती है। और हमने मनरेगा को 240 से बढ़ाकर 300 रुपए किया। आज मनरेगा के तहत जो मजदूर और बहनें लग रही है, उनको 300 रुपए असेसमेंट के बाद मिल रहे हैं। जिसकी जानकारी आप नहीं रखते हैं, आप बजट जरूर पढ़े करें। ऐसी हालत पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, 8वीं तक हमको तो टाट ही मिलती थी। बेंच जो मिलते थे 9th और 10th क्लास में मिलते थे, जो हमारे समय के याद रखते होंगे। आज शिक्षा के स्तर में हमारी इतनी अधिक गिरावट आ गई है, क्यों आई है? जब कोई शासक संवेदनशील नहीं होता है, जब कोई पार्टी गरीब के दर्द को बांटना नहीं चाहती, तब ये हालत आती है। लिया कि अगले 2 साल तक, जब तक टीचरों की भर्ती नहीं होती है, कोई रिटायर्ड टीचर अगर उस स्कूल में दोबारा पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा सकता है। उसको पर पीरियड के हिसाब से हमारी सरकार पैसा देगी। उसको भी समाज को वापिस कुछ करना है, पर उसकी मेहनत का भी हम उसको पैसा देंगे। वो टीचर की पॉलिसी हम अभी लेके आए हैं, सिर्फ 2 साल के लिए पॉलिसी है, तब हम सभी शिक्षकों के पद भर देंगे। होना किसी मुख्यमंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस संस्थान में आपको सही इलाज ना मिले, सही शिक्षा ना मिले, उस चीज का आपको फायदा क्या? इसलिए हम थोड़े फैसले सख्त कर रहे हैं। सख्त फैसले का मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पर उसका प्रभाव होगा। फैसले वो किए जा रहे हैं जहां भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से जनता की संपदा को लुटा दिया जाता है। हम आपकी संपदा के संरक्षक हैं। हमने 1 साल में भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके 2200 करोड़ रुपया जो लुटा दिया जाता था, उसका बचाव हमने किया, हमारी सरकार ने किया। शराब के ठेकों की नीलामी से हमें 600 करोड़ रुपए आए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? शराब के ठेकों को रिन्यू कर दिया, यानी कि 1 साल में अगर हमको शराब से 1500 करोड़ रुपए का राजस्व आता था, आय होती थी, उसमें 15% इंक्रीज करके 150 करोड़ इंक्रीज करके अगली बार भी ठेके उन्हीं लोगों को दे दिए। 4 साल तक ऐसा करते रहे। 4 साल में उन्होंने 600 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में लाया। हमने 1 साल में वो 600 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में लाया, उससे जनता को योजनाएं बांटी। और जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है, उसको हिमाचल प्रदेश की सरकार 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए देगी। बनकर को मैं आम जनता गरीब आदमी को बांटूंगा। और आज मुझे खुशी है कि अनाथ बच्चों के लिए योजना लेकर आए, विधवाओं के बच्चों के लिए हम योजना लेकर आए, विधवाओं के घर बनाने के लिए हम योजना लेकर आए, और मनरेगा के मजदूरों को हम 60 रुपए की बढ़ोतरी करके, ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। आज 300 रुपए प्रति व्यक्ति की दिहाड़ी मिल रही है। ये सब कैसे मिले? 5 साल में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 20,000 नौकरियां दी। अधिकांश नौकरियां हाई कोर्ट में फंस गई थी। हमने 2 साल में सरकारी क्षेत्र में विभिन्न विभागों में 31,000 नौकरियां निकाली। कई योजनाओं को हम बदलाव कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन से हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना चाहते हैं।
और हमने कहा नहीं है, करके भी दिखाएंगे और निश्चित तौर पर करके दिखाएंगे। चुनौतियां भी बहुत होती है। हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, आप लोगों की सरकार है, जिसके मन में आपके लिए पीड़ा है, आपके लिए दिल में और दिमाग में योजनाएं हैं। हर स्वास्थ्य संस्थान में डॉक्टर होंगे और हम हेल्थ इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। काम शुरू हो चुका है। अब कोई चार्ट देखना कि हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कितने अच्छे होंगे, हमने उसमें योजना बना दी है। अभी हमारा टेंडर प्रोसेस चल रहा है। मेडिकल टेक्नोलॉजी में हम वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी आईजीएमसी टांडा और अपने हमीरपुर और नेचौक में लाने जा रहे हैं। एम्स के बराबर उस करके हम मेडिकल कॉलेज पे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये पैसा कहां से आएगा? हमें कुछ चीजों को सोचना है। हर चीज फ्री में लेकर आप अच्छी क्वालिटी नहीं पा सकते। आज आपका जो क्वालिटी हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल चरमरा गया है। पीने की आई थी है जबरदस्ती यहाँ के रखे, लेकिन ये बलवान जो प्रगड़ा का इलाका है, इसके लिए मैं यहाँ लोहार घाट में तस्वीर देने की घोषणा करता हूँ। जो है सर ठीक गाँव के लोग हैं, सरकार की योजनाएं उसके द्वारा पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ